अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है ऑर्गेनली या सेल लेवल। ठीक है, ऑर्गेनल या सेल लेवल। तो चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये तो बेटे लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था कि आपके पास जो है वो मखसूस छोटी छोटी साख्तें होती हैं। ये वाली मखसूस जो है वो छोटी छोटी साख्तें हैं, इनको हम नाम दे रहे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का, जो कि बायो एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक जो गोलदार आपको नज़र आ रहा है ये वाला, अब फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास एक बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। एक बायोमॉलिक्यूल के अंदर इसी तरह से बहुत से बायो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर रह रहे होते हैं। तो वो मखसूस क़ुव्वतों से आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक बायोमॉलिक्यूल उस अपने दूसरे साथ वाले बायोमॉलिक्यूल के साथ अगर फ़र्ज़ करें कोई ना कोई बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है किसी न किसी क़ुव्वत के साथ, तो एक मखसूस सी साख्त बना देगा। उस मखसूस साख्त को हम नाम देंगे सब सेलुलर या फिर कह लें ऑर्गेनल। सब सेलुलर बिल्कुल सेम टू सेम टर्म है। जैसे हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक के दरमियान फ़र्क देखा था कि एटॉमिक दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, सब एटॉमिक साख्तों से। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि सब एटॉमिकल पार्टिकल से। तो इसी तरह से हमने देखा था उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हर जो है वो एक पार्ट जो है उसका छोटा पार्ट जो है वो सब सेलुलर या सेल का छोटा पार्ट सब सेलुलर होगा और हर शय का उसका सब कहलाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम उसको मिसाल दे के भी आपको बताई थी वो नहर की। तो चलिए इसकी आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर बहुत से, ये था आपके पास एक ऑर्गेनली। ठीक है, अगर आपको बताया जाए कि एक जगह पर एक ऑर्गेनली है, उसके साथ एक और ऑर्गेनल जुड़ी हुई है या उसके रह रही है, उसके साथ मिलके जुड़ी हुई नहीं होती हैं आपस में, ये ज़्यादा नहीं तैयारी होती हैं, ज़्यादा ना होती हैं। ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास ऑर्गेनल्स हैं सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना दी हैं। तो ये अगर एक जगह पर रह रही हैं इस तरह से, तो वो मिलकर सारी की सारी एक जो स्ट्रक्चर बनाएंगी, उस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे सेल का। ठीक है जी, ये हो जाएगा सेल। और ये वाला था ऑर्गेनली। ठीक है जी, उर्दू में अगर बात की जाए तो इस तरह से होगा, सॉरी जी, इस तरह से। अगर बात करें कि बहुत सी ऑर्गेनल्स एक जगह पर रह रही हैं, तो वो जब एक जगह पर रहेंगी तो वो सेल बना देंगी। इसी तरह से अकेली जो है वो इसी तरह से नहीं होती है। इसके अंदर जो है वो लिक्विड पाया जा रहा होता है। इस लिक्विड के अंदर वो आज़ादाना तैर रही होती हैं। ठीक है जी, इस लिक्विड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म जी, साइटोप्लाज्म होता है ये। इसके अंदर वो तैयारी होती हैं और अब इनके मुख्तलिफ नाम भी हैं। अगर मैं आपको नाम दे के मखसूस समझाना चाहूँ तो वो फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास एक ऑर्गेनली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो है, और ये वाली एक ऑर्गेनली है जिसका नाम है राइबोसोम्स या गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये मुख्तलिफ इस तरह से इनके नाम होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दरमियान में भी ऑर्गेनली होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे एटम में होता है ना, बिल्कुल सेल के अंदर भी इसका भी न्यूक्लियस होता है। तो अगर बात करें इनकी, तो वो जो है पेपर में इनके बारे में क्वेश्चन आता होता है कि हर ऑर्गेनली अपने काम में मखसूस कैसे होती है। तो इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं ऑर्गेनली और सेल की मखसूस एक जो है वो हकीकी या कह लें कि एक मजबूत जो है वो डेफिनेशन आपको बताता चलता हूँ। तो आप वो सुनिएगा ज़रा गौर से, तवज्जो से। हम इसकी इस तरह से कर सकते हैं ऑर्गेनली की कि बायोमॉलिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनलीज बना देते हैं। ठीक है, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ऑर्गेनल्स बना देते हैं। तो ये होगी आपके पास ऑर्गेनली की तारीफ। अब चलते हैं सेल की तारीफ की तरफ। ऑर्गेनल्स दरअसल सब सेलुलर साख्ते हैं और जब ऑर्गेनल्स जमा होते हैं तो जिंदगी की इकाइयाँ यानी सेल्स बनती हैं, ये सेल्स बन जाते हैं फिर। ठीक है,
अब जो है वो सवाल है उसका जवाब तलाश करते हैं कि हर एक जो ऑर्गेनली है वो अपने काम में मखसूस कैसे होती है। इस तरह से होती है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको जैसे बताने लगा हूँ कि पहली ऑर्गेनली, जैसे मैंने आपको इसका नाम भी बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सिर्फ प्रोटीन ही बनाएगी, इसका काम होता है इसने प्रोटीन बनानी है सेल के अंदर, ठीक है, इसका काम ये होता है। तो इस तरह से ये मखसूस है। दूसरी तरफ अगर एक और ऑर्गेनली जो है, इसका मैंने आपको नाम बताया था, इसका नाम फर्ज करें राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है समझे, ठीक है। वैसे इसकी साख्त इस तरह से नहीं होती है, हम नेक्स्ट इसकी ड्रा भी करके आपको मैं बताऊंगा किस तरह से होता है इसकी शक्ल। तो ये राइबोसोम जो है वो अपने काम में मखसूस होगा। राइबोसोम्स का काम होता है जो है वो सॉरी मैंने थोड़ा सा उलट कर दिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका काम है सेलुलर रेस्पिरेशन करवाना, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, और दूसरा जो आपको मैंने बताया राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स बनाना। अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, ऊपर वाली जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम सेलुलर रेस्पिरेशन करवाना है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी खुराक का पार्टिकल उसको तोड़ा जाता है, उसके अंदर जो बांड होते हैं ना खुराक के मालिक्यूल्स के अंदर, बायोमालिक्यूल्स के अंदर, उनको जो है वो तोड़ कर, ठीक है, उनके मालिक्यूल्स होते हैं बायोमालिक्यूल, उनको तोड़कर उसमें से एनर्जी हासिल कर ली जाती है, ठीक है। तो ये इनको तोड़ते हैं, उनसे एनर्जी हासिल करते हैं, तो ये है वे एनर्जी हासिल करके फिर सेल को दे देते हैं। इनका नाम हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। इन्होंने सेल के लिए सिर्फ यही काम करना है कि इन्होंने प्रोटीन ही बनानी है। इसी तरह से दूसरी भी ऑर्गेनलीज हैं, उनका भी अपना अपना काम है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनली अपने काम में मखसूस होती है। लेकिन ये याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करवाएगी और राइबोसोम्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही तैयार करेंगे। दरअसल अगर बात करें इसी टॉपिक को लेते हुए सेल लेवल को ही, तो बेसिकली दो चीज़ें हमारे जहन में आनी चाहिए शुरू में, वो हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे यूकैरियोट्स। इनको भी मैं समझाता चलता हूँ, अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, क्योंकि इनका आगे बहुत ज़्यादा जिक्र होगा जो है हमारे 3rd चैप्टर में, तो इसलिए इनको भी साथ साथ देखते चलते हैं। प्रोकैरियोट्स, ठीक है जी, और यूकैरियोट्स। जी तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स जो हैं ये जानदार होते हैं, ये भी जानदार होते हैं प्रोकैरियोट्स। लेकिन अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक की, ठीक है, लेकिन अगर बात करें, ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। एक होते हैं यूकैरियोट, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान ज़रा बेसिकली डिफरेंस सुन लें। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको, तो प्रोकैरियोट जो हैं ये वो वाले जानदार होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर वाज़े तौर पर एक ऑर्गेनली न्यूक्लियस दरमियान में पाई जाने वाली वो वाली नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसे जो हैं वो सेल्स जानदार होते हैं प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिनके अंदर दरमियान में एक बड़ी ऑर्गेनली न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, जानवरों की बात कर रहा हूँ। प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल होता है, फ़र्ज़ करें ये प्लांट्स का सेल है, उसमें न्यूक्लियस एक साइड को धकेला होगा, दरमियान में एक और ऑर्गेनली होगी जिसका नाम होता है वैक्यूल, ठीक है जी, ये होता है वैक्यूल इसका नाम। तो एनिमल सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस दरमियान में होता है, जबकि वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे होते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो सेल के जो है वो दूसरे किनारों पर होते हैं या किसी और जगह पर भी हो सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं कि ये दरमियान में हों। तो इसी तरह से हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनके दरमियान वाज़े न्यूक्लियस होता है, जिनके सेल में वाज़े न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब दरमियान का जिक्र ना करें, अब ये कह लें कि यूकैरियोट्स ऐसे जानदार हैं जिनके सेल के अंदर, जिनके यूकैरियोटिक सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। तो ये था बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर को अच्छी तरह से बखूबी समझ गए होंगे। लेकिन अभी जो है वो हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ का जिक्र बताना चाहता हूं, उसको भी हम जो है वो साथ साथ देखते चलते हैं। वो ये है कि कुछ जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक सेल पर मुश्तमिल जानदार को यूनिसेलर, ज़्यादा पर मुश्तमिल मल्टी सेल। इसी को हम मज़ीद आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।